अपराध किसी भी प्रकार का हो वह अक्षम्य है और खासतौर पर महिला संबंधी अपराध के मुद्दे पर सरकार पूरी गंभीरता के साथ अपराधियों के खिलाफ कठोरतापूर्वक कार्रवाई कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यहां अपराधियों के बारे में ये नहीं कहा जाता कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। अगर अपराधी है तो कोई भी है, वो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होती है। और नेता प्रतिपक्ष इस बात को अच्छी तरह जानते भी हैं, समझते भी हैं। उन्होंने स्वीकार भी किया है कि कार्रवाई हुई भी है। क्योंकि आप तो हर उस अपराधी का समर्थन करते हैं जो प्रदेश में अराजकता के पर्याय थे, गुंडागिर्दी जिनका पेशा बन चुका था। विगत 5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही इस सरकार को फिर से व्यापक जन समर्थन दिया। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। ये चुने गए माननीय सदस्य इस बात के प्रमाण हैं कि जनता ने इन्हें समर्थन दिया है और आधी आबादी ने जिस भाव के साथ समर्थन दिया है वह अभिनंदनीय है। मैं उनको सैल्यूट करता हूं। महोदय, पिछले 5 वर्षों के अंदर भी सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई की और फिर इस बात के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कह रहे हैं कि सरकार अपराध और अपराधियों के मुद्दे पर बिना किसी की परवाह के बगैर अपनी कार्रवाई को जारी रखेगी। सुरक्षा अधिकार, सबको सुरक्षा का अधिकार सबको देना सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कोई व्यक्ति सरेआम अपराध करे, यह किसी भी प्रकार से सरकार स्वीकार नहीं कर सकती। और खासतौर पर महिला संबंधी अपराधों को लेकर के एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन हमारी सरकार ने 2017 में आने के तत्काल बाद किया था। एंटी रोमियो स्क्वाड के गठन के साथ ही प्रदेश के अंदर 218 महिला संबंधी अपराधों को रोकने के लिए और पॉस्को कोर्ट की स्थापना भी सरकार ने किया। उस पर त्वरित कार्रवाई हुई। आंकड़ों के हिसाब से नहीं, अगर आप पूरे देश के अंदर घटित होने वाले मामलों की संख्या को अगर आप देखेंगे, 2012 से 17 के बीच में विभिन्न प्रकार के जो अपराध हुए हैं, चाहे वह हत्या से संबंधित हों, लूट से संबंधित हों, दुष्कर्म से संबंधित हों, महिला संबंधी अपराध हों, इनमें भारी गिरावट आई है। और कल हमारे प्रतिपक्ष के मित्र महामहिम राज्यपाल के भाषण को सुने होते तो बहुत सारी चीजें उनके सामने क्लियर हुई होती। बाकी जो कुछ बचेंगी अभिभाषण पर जवाब देंगे, उस समय आपको बहुत स्पष्ट रूप से बताएंगे कि अपराधों में कितनी गिरावट आई है। दूसरा, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है कि इससे पहले विधानसभा के चुनाव होते थे या कोई चुनाव होता था, तो चुनाव के दौरान भी और चुनाव के बाद भी व्यापक हिंसा होती थी। महोदय, कुछ लोगों ने इस विधानसभा चुनाव के दौरान भी या चुनाव संपन्न हुए उसके बाद कुछ हरकत की थी, लेकिन उस हरकत को कुछ ही घंटों में हम लोगों ने कंट्रोल भी किया, यूपी पुलिस ने कंट्रोल भी किया है। बहुत सारे लोगों ने गर्मी दिखाने का प्रयास भी किया, तो गर्मी भी शांत हो रही है, बहुत अच्छे ढंग से हो रही है।
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था आज देश के अंदर नजीर बनी हुई है। 5 वर्ष में कोई दंगा नहीं। 2012 से 17 के बीच में 700 से अधिक दंगे, बड़े दंगे हुए थे। महीनों महीनों तक मुजफ्फरनगर, बरेली, लखनऊ, कानपुर, कौन सा ऐसा जिला था जहां पे दंगे न हुए हों? 5 वर्ष में कोई दंगा, 17 से 22 के बीच में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई कर्फ्यू नहीं। और नई सरकार के गठन के बाद रामनवमी के अवसर पर देश के अंदर 7 राज्यों में दंगे हुए, यूपी में कोई दंगा नहीं। हनुमत जयंती के अवसर पर कोई दंगा नहीं। महोदय, यही नहीं, हमें हर जगह से शिकायत आती थी, बुजुर्गों के द्वारा, परिवार की महिलाओं के द्वारा, बेटियों के द्वारा, माताओं के द्वारा कि नवजात शिशु हैं या कोई बीमार व्यक्ति है, अनावश्यक माइक धर्मस्थलों से उतरने चाहिए, शोरगुल बंद होना चाहिए। हम लोगों ने एक अपील की, 1 लाख से अधिक माइक या तो उतरे हैं या उनकी आवाज कम हुई है। जो उत्तर प्रदेश में पहले भी हो सकता था, इच्छा शक्ति नहीं थी। हर एक कार्य को वोट बैंक के नजरिए से देखने की जो प्रवृत्ति है, उसने नहीं करने दिया। और शायद इतिहास में पहली बार हुआ है और उत्तर प्रदेश में हुआ है कि अलविदा की नमाज भी सड़कों पे नहीं हुई है। ईद के अवसर पर सड़कों पर कोई अराजकता नहीं हुई, शांतिपूर्ण तरीके से पर्व और त्योहार मनाए गए। सरकार ने कहा कि सबको सुरक्षा देना हमारा दायित्व है, सुविधा देना यह भी सरकार का कार्य है। हर पर्व और त्योहार को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से मनवाने में हम योगदान देंगे। और मैं अभिनंदन करूंगा उन सभी धर्मगुरुओं का जिन्होंने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के साथ साथ शांति और सौहार्द के इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश आज देश के अंदर एक नजीर माना जा रहा है। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की माफियाओं की संपत्ति जब्त हुई है, यह पहली बार हो रहा है। और इसलिए महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, 25 करोड़ नागरिकों की सुरक्षा का मुद्दा हो, या फिर प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था, इस सरकार की प्राथमिकता का बिंदु है। सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत इन सभी मुद्दों पर कार्य करेगी। जिन घटना को उल्लेख यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने किया है, इसमें से बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। जैसे सिद्धार्थनगर में माननीय नेता प्रतिपक्ष गए थे, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उंगली नहीं उठा सकते थे। वे लोग अब कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करेंगे, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें इस लायक छोड़ा नहीं कि वे कुछ कर सकें, तो अब वह कुछ ना कुछ षड्यंत्र तो करते। महोदय, पुलिस पार्टी के जाने के बाद जितेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने वहां पर गोली चलाई थी और एक मुस्लिम निर्दोष महिला को वहां गोली मारी थी। वह पकड़ा गया है और ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्ती से निपटने की कार्रवाई की छूट भी प्रशासन को दी गई है। यही नहीं, ये पहली बार नहीं हुआ है। मुझे याद है 2017 में जब हमारी सरकार का गठन हुआ था, तो उस समय आजमगढ़ में जहरीली शराब से कई मौतें हुई थी। और जहरीली शराब से कई मौतें होने के बाद हम लोगों ने जब उसकी तह में गए तो कौन वो व्यक्ति है? क्या यह सच नहीं था कि जहरीली शराब से निर्दोष लोगों को मारने वाला व्यक्ति समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ था? हमारे पास उसके पूरे तथ्य हैं, पूरे प्रमाण हैं, और मैं उसका नाम बोलूंगा तो आपको और बुरा लग जाएगा। नाम मत लेने दीजिए। अध्यक्ष महोदय, अगर नाम ही लेने माननीय सदन के नेता को, तो पिछले 5 साल में इस तरह के काम से जुड़े हुए सबके नाम ले दें। और मैं वही हम तो सबका नाम लेंगे ना। आपको रोका किसने है? आप मुद्दे नेता सदन है, आपको रोका किसने है? हम आप नाम दीजिए। सबका नाम देंगे।
चिंता और जहां मत तक करिए। सवाल सिद्धार्थनगर की यहाँ घटना की उठाइए है, ना। पुलिस की गोली से मारा गया है, बात हो जाए माननीय लेकिन परिवार को मैनेज करते हैं ये लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी की बात आज उसमें आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उस भाई, गंभीरता को, पुरानी बात नहीं, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि जो घटना सिद्धार्थनगर के अंदर घटित हुई है, उस घटना में देखिए कोई भी व्यक्ति आज के दिन पर घटित होने वाली किसी भी ऐसी आपराधिक घटना को छुपा नहीं सकता है। हर एक इस प्रकार के मामलों में एक बोर्ड गठित होता है, वीडियोग्राफी होती है, एफएसएल की पूरी रिपोर्ट और बैलिस्टिक जांच भी इसके बाद होती है, और उस सब में ये तथ्य सामने आए हैं कि पुलिस की गोली से नहीं बल्कि एक अवैध असले से वो हत्या हुई है। दोनों के उसमें अंतर होता है, और एक जिम्मेदार पार्टी से होने के नाते आपको जब सदन में इस प्रकार की बात करते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो एक फोर्स की और पुलिस बल के मनोबल को तोड़ने वाली हो। अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की बात होनी चाहिए, अपराधी कहीं भी हो, कोई भी हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की बात तो होनी चाहिए, लेकिन कोई ऐसी बात हमें नहीं कहनी चाहिए जो प्रदेश की सुरक्षा पर और एक जिम्मेदार पुलिस बल पर उंगली उठाता हो और उसके मनोबल को तोड़ने वाला हो। यह हमें हमेशा ध्यान रखना होगा। और दूसरा, अन्य जिन मामलों में भी बातें हुई हैं, हर एक मामले में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और सरकार फिर इस बात के लिए आश्वस्त करती है पूरे सदन को कि किसी भी अपराधी, जो अपराधी होगा, उस अपराधी के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत ही कार्रवाई होगी। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह किसी को भी नहीं होना चाहिए। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी को सुना। मैं सवाल ये है कि महिलाओं के ऊपर अपराध होने में यूपी कहां खड़ा है? क्या पूछेगा आज ये इस प्रश्न के ऊपर होगी, कल बात करेगा। लेकिन ये दूसरा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने अपने जो कहा स्टेटमेंट दिया कि दलाली नहीं कर सकते हैं, वो बताया नहीं माननीय मंत्री। माननीय ओम प्रकाश जी। अध्यक्ष जी, अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष और माननीय नेता सदन की बात को भी मैंने सुना। मेरे ऊपर जो घटना घटी है मैं उसी पे जिक्र करना चाहता हूं। क्षेत्र भ्रमण के तहत मैंने 5-10 मई को मैं निकला सुबह 10:30 बजे, 3 गांव के बाद चौथे गांव में गया। गाड़ी खड़ी करके हम लोग रामजी राजभर के दरवाजे पर पानी पी रहे थे। उसके बीच एक मोटरसाइकिल से कोई गया, आगे जाकर के लोगों में आगे से भी मोटरसाइकिल आई, दोनों भिड़ गए। विवाद हुआ, विवाद के बाद गांव से ही लाठी डंडा लेकर के चले आए मेरे ऊपर। उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि ओम प्रकाश राजभर ये मार करा रहे हैं। मैं सोचा ही नहीं, तब तक सुरक्षा कर्मी और हमारे साथ 25-30 लोग थे। उन लोगों ने बीच बचाव किया, फिर गाड़ी में बैठे, फिर लाठी डंडा लेके गाड़ी के आगे खड़े हो गए। फिर किसी तरह हम लोग वहां से निकले तो मैंने एसओ करीमुद्दीनपुर को फोन किया, फिर मैंने एसपी को फोन किया, मैंने फोन एडीजी को फोन किया, प्रमुख सचिव गृह को फोन किया, मैंने डीजी को भी फोन किया। पौना घंटा के बाद एसओ की गाड़ी पहुंची, एसओ से भी वो सब मारपीट करने पर उतारू हो गए। फिर किसी तरह वो हमको वहां से फिर निकालने कैसे, फिर एसपीआरए और एडिशनल एसपी मौके पर पहुंचे। उन लोगों ने कहा कि चलिए इसको कैसे निपटा लिया जाए, हमको कोई बात नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके सामने तो उन लोगों ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया और ये तय हुआ कि हम लोग इन लोगों को गिरफ्तार करेंगे। और एसपीआरए महोदय और एडिशनल एसपी ने मुझसे ये खुद कहा, और आप मंगा के देख लीजिएगा, जो गाजीपुर ट्विटर पुलिस का ट्विटर हैंडल है, उसमें उन्होंने दिया भी बयान है कि ओम प्रकाश राजभर बैठे थे, बगल में मोटरसाइकिल से विवाद हुआ, उनको नासमझ हुआ, उसके बाद लोग चढ़ आए पूछताछ करने के लिए। तो जब जहां मारपीट हो रही तो कोई सीधे पूछताछ करने नहीं आएगा, लाठी डंडे से लैस आए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं शांतिप्रिय ढंग से बैठा था। खैर एसपीआरए महोदय ने हमारे तरफ से तहरीर लिया, मुकदमा लिख दिया।
और मुझसे कहा कि मैं 24 घंटे के अंदर कार्रवाई करूंगा। हम लोग चले गए, सभी लोग वहां से। अब 11 बजते बजते रात दोनों अपराधी छोड़ दिए जाते हैं, हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया जाता है, फिर 17 लोगों के खिलाफ एक अज्ञात। जबकि पुलिस के ट्विटर हैंडल पे साफ साफ लिखा है कि इसमें ओम प्रकाश राजभर का कोई दोष नहीं है, लेकिन हमारे ऊपर मुकदमा लिख दिया गया। ये बात एसपीआरए महोदय हमारे उस समय मीटिंग गए थे, हमारे माननीय विधायक वीरेंद्र जी गए थे, उस समय मौके पर थे, हमारे कई विधायक वहां पहुंच गए थे मौके पर। और स्थिति एसपीआरए और एडिशनल एसपी ने कहा कि नहीं, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा। जब साथ अभी हो रहा है मामला की जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है, जब विधायक के सामने यह घटना विधायक के साथ हो रही है और पुलिस खुद कह रही है कि कार्रवाई नहीं होगी, और पुलिस ने हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा लिख दिया। मुझे मुकदमे की चिंता नहीं, मुझे चिंता सच्चाई की है। मैंने डीएम से भी कहा, डीएम ने कहा नहीं, अन्याय हुआ है, लेकिन कौन सी मजबूरी पैदा हो गई कि मुकदमा लिख दिया जाता हमारे ऊपर? क्या कसूर हमारा वहां आ गया? मैं क्षेत्र भ्रमण करना छोड़ दूं? मान्यवर, इस विषय पर जो मेरे ऊपर मुकदमा लिखा गया 323, 504, 506, 147, 67, हम बैठ के किसी के दरवाजे पर पानी में पिए, कोई झगड़ा करे तो हमको समझ के आ जाए उस उल्टे। आपने अपनी पूरी बात बता दी और कुछ तथ्य हो तो बताइए, फिर माननीय संसदीय कार्य मंत्री बोलो। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, जैसा कि माननीय